लाने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे, बोला था ना। क्या थे वो 3 काम, बताओ जरा। समझ भी रहा मिट्टी को समझना, तकनीकी इस्तेमाल करना, और नहीं, तीसरा और मैंने वो एक बात बोला था, हाँ, काम को पूरा कंप्लीट करना, उत्पादन के लेवल पे नहीं, उसको उत्पाद के लेवल पे छोड़ना। ठीक है, ये 3 काम करना। तो उत्पाद को तो कैसे बनाना वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अभी इस पे चलने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझसे जितना बनता था वो मैंने सरल करके आपको बता दिया। ना तो मैंने आपको ये कहा कि ये टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी है, आपको बनाने का तरीका बताया। अगर तकलीफ हो तो PDF ले सकते हो, और समझना आए तो वीडियो भी ले सकते हो। कैसे उसको बनाना है वो सब आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम आपको ग्रुप पे जो है ना उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना आप बनाओगे तो कम से कम खर्चे में आप खुद से अपनी हर चीज़ को वैल्यू एडिशन कर सकते हो। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, टेक्नोलॉजी की जो बात हमने कही उसमें हमने आपको ये मल्टीलेयर दिखाया, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग तरीका समझाया। ये तरीके से करिए, इसमें ये फसल लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन में ये फसल लगाइए, ये फसल का ये प्रोडक्शन करके ये करिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेक्नोलॉजी के रूप में छोटा छोटा जो भी आइडिया थे हमारे पास वो हमने आपको दिए। अब मिट्टी की जो समझ वाली बात है कि हम ये कैसे समझें कि किस मिट्टी में क्या बेहतर उगेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, कि हम फसल कौन सी लगाएं हमारे अपने खेत में, तो कौन से बीज डालने। तो मिट्टी के अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं तो 200 से भी ज़्यादा प्रकार भारत में हैं। मतलब मिट्टियाँ 200 से भी ज़्यादा प्रकार की हमारे देश में हैं, लेकिन 200 में से कौन सी मिट्टी हमारे खेत की है, तो ये तो बड़ा बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई। 200 में से कौन से नंबर की मिट्टी है हमारे पास, है ना। तो ये तो समझना बहुत कठिन काम है। तो हमको क्या करना, 3 कैटेगरी में हमने मिट्टियों को डिवाइड किया है। 3 कैटेगरियों में आप पूरी 200 प्रकार की मिट्टियों को रख सकते हैं। तो वो 3 कैटेगरियाँ क्या हैं? एक है ब्लैक कॉटन कैटेगरी, एक है दोमट कैटेगरी, एक है सैंडी कैटेगरी। ठीक है, एक होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब काली चिट्टी मिट्टी। और ये काली भी हो सकती है, ये लाल भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। ठीक है, या ये पिंक कलर भी हो सकता है। जो मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है ना, उसको बोलते हैं हम काली मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल। ये एक प्रकार की मिट्टी है जो भारत में 15 से 20% अलग अलग इलाकों पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, जनरली 15 से 15% के आसपास ही है पूरे भारत में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो पानी को होल्ड करके रखती है, मतलब अगर पानी बरसा तो हम उस पर पैर रखते हैं तो वो पानी धंसता ही नहीं है, मतलब 3-4 दिन में भी नहीं सूख रहा, ऐसी मिट्टी। और कुछ मिट्टियाँ होती हैं कि हमने, ठीक है, पानी गिरा और बस 2 घंटे के बाद उसमें आप चल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी भी नहीं लगती है, ऐसी मिट्टी। तो जो मिट्टी पानी को पकड़ के रखे उसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ये पहचानने का तरीका है, ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पहचानो आप अपने खेत में कि हमारी कौन सी टाइप की मिट्टी है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल हुई। अभी इसमें वो सारी फसलें उग सकती हैं जो ग्रेन्स की कैटेगरी में आती हैं। ग्रेन्स मतलब अनाज, है ना, जैसे चावल हो गया अनाज में आता है, दालें हो गई अनाज में आते हैं, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मसूर हो गई, चना हो गया, है ना, ये सब अनाज में आते हैं सारी फसलें। तो जो ग्रेन्स वाली क्रॉप है वो अनाज वाली फसलें सबसे ज़्यादा ये मिट्टी में होती है, ब्लैक कॉटन में। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की बात। तो दूसरी कैटेगरी में सैंडी सॉइल है, मान के चलो। सैंडी सॉइल का मतलब होता है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैंडी, हिंदी में बोलते हैं रेतीली मिट्टी। तो अब इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये रेतीली मिट्टी है? तो हमने मुट्ठा भरा मिट्टी का और हमने ऐसे सूखी मिट्टी को ऐसे थोड़ा सा किया, दबाया, अगर वो इधर से उंगलियों के पास से निकल गई तो वो मिट्टी सैंडी है, रेतीली है। और नहीं निकली तो वो और कोई कैटेगरी हो सकती है। तो मतलब अगर मिट्टी में 60% से ज़्यादा या 60% भी अगर सैंड है, रेत है, तो वो रेतीली मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, अब इस रेतीली मिट्टी में क्या अच्छा उगता है? वैसे तो हमने क्या बोला था कि मजबूरी में तो सब कुछ उगेगा, जो आप लगाओगे खेत में वो उगेगा। तो इसमें अच्छा उगता है पल्प वाली क्रॉप। जितनी भी पल्प वाली क्रॉपें होती हैं ना,
वो सब इसमें बेहतर होती हैं। जैसे पल्प का मतलब आप समझ रहे हैं ना, गूदा होता है। जैसे कद्दू, क्या है कद्दू? गूदा है। लौकी क्या है? गूदा है। बैगन गूदा है। पपीता गूदा है। तो जितनी भी गूदे वाली फसलें होती हैं, फिर आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारी फसलें सैंडी सॉइल में बढ़िया होती है, रेतीली मिट्टी में। ठीक है, आपने अंदाजा किया होगा जहाँ पे नदी होती है ना, नदी में जब पानी सूख जाता है तो वो नदी में लोग जो है ना वहीं पे ककड़ी उगाते हैं, गर्मी के टाइम पे कद्दू उगा देते हैं, है ना, लौकी गिलकी उगा देते हैं। और उनको ना तो खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना तो कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बस वो वहीं से नदी से नाला बना के पानी देते रहते हैं और वो फसल उसमें बहुत बढ़िया होती है। तो वो रेतीली मिट्टी होती है, इसलिए वो गूदे वाली फसलें होती हैं। आप अगर गर्मी के टाइम पे कभी भी यहाँ से प्रयागराज जाइए या वाराणसी जाइए, तो जैसे ही आपका शंकरगढ़ चालू होगा ना, और गर्मी के टाइम पे आपको खीरा ही खीरा ट्रेन में बिकेगा, क्योंकि वहाँ से जो नदी का जो कछार चालू होता है, वो सारी नदी में सारे लोग खीरा ही खीरा उगाते हैं गर्मी के टाइम में, और वो रेत में ही होता है और बिना दवाई के होता है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हो कि जो रेतीली मिट्टी है उसमें गूदे वाली फसलें अच्छा होती है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आप कद्दू लगा दो, देखो आपको केवल पानी देना है और दूसरी चीज कुछ भी नहीं, खाद भी नहीं देनी, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसमें इतने ज्यादा मात्रा में है कि वो आपको कद्दू बना के दे देंगे। ऐसा है, लौकी बना के दे देंगे, ककड़ी बना के दे देंगे, तरबूज खरबूज बना के दे देंगे। तो इसलिए जो मिट्टी में रेत होती है उसमें पल्प वाली फसलों को लगाना या गूदे वाली फसलों को लगाना। क्लियर होगी ना बात? तीसरी मिट्टी है दोमट मिट्टी। अभी इसकी पहचान क्या है? तो दोमट मिट्टी की पहचान है जिसमें दो तरह के कैरेक्टर आपकी सॉइल में अवेलेबल है। दो तरह के कैरेक्टर का मतलब, जैसे मिट्टी में मिट्टी भी है पर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रेत है, थोड़ी थोड़ी, है ना, या फिर थोड़े थोड़े चुनककड़ा है, या थोड़े थोड़े मुरम टाइप की है। तो ये सारी मिट्टियाँ दोमट कैटेगरी में आएंगी। और दोमट कैटेगरी में जो फसलें अच्छी होती हैं वो होती हैं कंद वाली फसलें अच्छी। आप उसमें हल्दी उगा लो, अदरक उगा लो, शकलकंद उगा लो, आलू उगा लो, प्याज उगा लो, लहसुन उगा लो, है ना। ये सारी जितनी भी कंद वाली क्रॉप होती है वो सारी क्रॉप सबसे अच्छी होती है, और अच्छी में सब अच्छा होता है उसमें। मतलब दोमट कैटेगरी की मिट्टी में आप अनाज भी उगाओ, फल भी उगाओ, दालें भी उगाओ, तेल भी उगाओ, सब कुछ उग सकता है इसमें, पर सबसे अच्छा उगता है कंद वाला। क्लियर हो गई ना बात, है ना। डिग्री के हिसाब से फसल को बांटना। अगर हमारी रेतीली मिट्टी है तो ठीक है, हम फिर उसमें दालें ना उगा के उसमें गूदे वाली फसलें उगाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कला वो मिट्टी में उगाने की है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो हो गई मिट्टी के प्रकार और उसमें लगने वाली फसलों की जानकारी। पर अगर हमने मिट्टी का चयन करके ही फसल लगाई और फिर भी फसल नहीं उग रही, तो फिर क्या कारण हो सकता है? फिर तो ये बात फेल हो जाएगी हमारी, है ना। फिर क्या कारण हो सकता है? तो फिर 3 कारणों पे जाओ। वो 3 कारण क्या हैं? जो जीवन के आधार हैं, कल भी बताए थे हमने। क्या है जीवन के आधार? और भोजन। ठीक है, तो आप अगर दोमट मिट्टी में अगर आपने प्याज लगा रखी और उसकी गांठ नहीं बन रही, तो साहब मिट्टी का तो हमने सही सिलेक्शन किया, फिर ये गांठ क्यों नहीं बन रही? तो हमको ये चेक करना, क्या ये भोजन बना पा रहा है, क्या इसको पानी मिल रहा है, क्या इसको हवा मिल रही है कि नहीं। और अगर ये तीनों चीजें मिल रही हैं तो फिर बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही तो चेक करिए फिर आप। तो भोजन ये बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये कैसे हम उससे पूछ सकते हैं, और वो कैसे आपको बता सकता है कि हाँ हम ठीक है बना रहे हैं, क्योंकि वो पौधा तो स्वयं का भोजन खुद ही बनाता है। जो हम खाद देते हैं वो उसका भोजन नहीं है, खाद से तो वो जीवित रहता है, ठीक है, लेकिन वो स्वयं का जो भोजन बनाता है वो बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके, और वो तभी बन सकता है जब पत्ती का कलर ग्रीन हो, उसमें क्लोरोफिल हो, ठीक है। अब अगर पत्ती का कलर ही ग्रीन नहीं है तो समस्या पता चल गई कि ये ग्रीन नहीं है, इसलिए ये भोजन नहीं बना रहा, इसलिए ये बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो पत्ती का कलर मान के चलो पीला है, या मान के चलो नीला हो गया, या ब्लैक स्पॉट आ गए, या धागी धागी येलो कलर आ गया, या वाइट वाइट सिम्टम्स दिख गए, तो अलग अलग कलर का रिफ्लेक्ट करना अलग अलग तत्वों की कमी को प्रेजेंट करता है।
जैसे हमारे को पीलिया हो जाता है ना, तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं। ये पता करना होता है कि इसको पीलिया तो नहीं है, तो डॉक्टर आंखें चेक करते हैं, फिर जीभ चेक करते हैं, अच्छा ये सिम्टम्स है तो इसको पीलिया होना चाहिए, फिर वो टेस्ट करते हैं तो पीलिया ही निकलता है। अभी मलेरिया, उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, बोले ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है तो समझ लो मलेरिया होगा। तो ये ऐसी पत्तियां अभी बता देती हैं कि हमको क्या कमी है। अगर पत्ती पीली हुई तो नाइट्रोजन की कमी है, अगर पत्ती का कलर नीला हुआ तो फास्फोरस की कमी है, अगर उसमें हल्के पीले पीले स्पॉट हुए तो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। तो ऐसे अलग अलग पत्ती का कलर अलग अलग तत्वों की कमी को बताता है। ठीक है, तो अब इसके लिए तो कंफ्यूजन हो गई बात, कितने सारे तत्व हैं, कितने सारे कलर हो सकते हैं। तो हम आपको एक चार्ट दे देंगे, ठीक है, उस चार्ट में अपने खेत की पत्ती का कलर आप मैच करके उसमें देख सकते हो कि इसमें किस तरह की कमी है। तो ये समस्या यहाँ पे समाधान आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाती है बात की भोजन, मान के चलो ये पत्तियां ग्रीन थी या फिर ये ग्रीन नहीं थी, ये तत्व की कमी थी, वो हमने पूर्ति कर दिया, पत्तियां ग्रीन हो गई, वो भोजन बनाने लगी। तो ये तो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है उसको पानी नहीं मिल रहा हो, और अगर मिल रहा हो तो ज्यादा मिल रहा हो। कई बार हम गमलों में फसल लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और दिए रहते हैं रोज पानी, और हम कहते हैं वो ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पानी ज्यादा दे रहे हो। पौधों को संतुलन चाहिए, जैसे आपके जीवन में संतुलन चाहिए। आप ऐसा करते हो कि एक आध महीने का पानी इकट्ठा पी लेते हो? नहीं करते हो ना। आप इवन दिन भर का भी पानी इकट्ठा नहीं पीते। जब प्यास लगती है ना, और जितना लगती है उतना ही पीते हैं। ऐसा नहीं कि टैंकर रखा तो चलो यार पी लो, अब टैंकर तो रखा है 10-20 लीटर पी लेते हैं। तो हमको जितना लगता है ना हम उतना ही पीते हैं। मतलब ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा में मत लीजिएगा। तो ऐसे ही भोजन भी, सॉरी पौधे भी संतुलन चाहते हैं जीवन में। उनको जितना पानी चाहिए ना उतना ही हमको देना। ज्यादा दे देंगे ना तो भी उनको गड़बड़ हो जाएगा, और कम देंगे तो भी गड़बड़ होगा। तो पानी चेक करना, ज्यादा तो नहीं दे रहे और कम तो नहीं दे रहे, ज्यादा दे रहे और कम दे रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे? मिट्टी का मॉइस्चर पता करके। पौधों को संतुलन में पानी है या नहीं है, ये मिट्टी में 25% नमी से पता कर सकते हैं। और 25% नमी कैसे हम पता करें? एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ, दबा दो, लड्डू बन गया ना, ऐसे मार दो, फूट गया, तो 25% नमी है, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, ना ज़्यादा है ना कम है। और अगर हमने मिट्टी उठाई और लड्डू बना और फिर फूटा ही नहीं तो पानी ज़्यादा है, और अगर लड्डू ही नहीं बना तो फिर पानी कम है। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आपको साइंटिफिक वे में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, हमने मिट्टी को उठाया, लड्डू बनाया, देखा, फट से अंदाजा आ गया हमको, अरे यार इसमें पानी देना, अरे यार इसमें ज़्यादा पानी हो रहा। तो ये चेक करना कि फसल में ज़्यादा पानी तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा। कम हो रहा तो भी फसल ग्रो नहीं करेगी, ज़्यादा हो रहा तो भी नहीं करेगी। अब ये दोनों चीज़ें देखी तो सब नमी सही थी, पत्तियां सही थी, हरी थी, भोजन बन रहा था। फिर तीसरा कारण चेक करो कि इसको सांस लेने को मिल रही या नहीं मिल रही। बात समझ रहे ना? तो अगर श्वसन क्रिया नहीं हो रही होगी तो भी फसल ग्रोथ नहीं करेगी, तो भी नहीं बढ़ेगी। तो ये हम वो कारण बता रहे हैं जब आपने फसल के हिसाब से, सॉरी मिट्टी के हिसाब से फसल को चयन किया है और उसके बाद भी फसल में पैदावार नहीं आ रही है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये कारण चेक करो कि पत्ती का कलर हरा है या नहीं है, भोजन बना पा रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, और फिर हवा जा रही कि नहीं। तो हवा का कैसे पता करोगे? मिट्टी में पोरोसिटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करोगे, जैविक खाद इस्तेमाल करोगे, तो 1-2 साल के अंदर मिट्टी में गजब की पोरोसिटी डेवलप हो जाएगी। आपको हमने वो खेत ऊपर का खोद के दिखाया था, आप किधर का भी खोद लो, इसके अंदर इतनी गजब की पोरोसिटी है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एरिएशन हो रहा है। तो हमको हवा की कोई टेंशन नहीं है, हवा जा रही है प्रॉपर। और अगर नहीं जा रही है तो क्या करो? पानी देना बंद कर दो, फसल को पानी देना बंद कर दो। मिट्टी में अपने आप दरार फटेगी, क्रैक आएंगे, क्रैक आएगा, फिर आप पानी दो तो ऑक्सीजन जाएगी। ये एक तरीका होता है फसलों को ऑक्सीजन देने का। तो कभी भी आपने देखा होगा, अंदाज किया होगा, जब फसल अच्छी पानी पे आ जाती है, मतलब थोड़ी मुरझाने लगती है, हल्की सी लगी कि यार अब इसमें ज़्यादा मुरझा, उस समय पे अगर आप पानी देते हो तो मतलब एकदम से चाल आती है फिर फसल में। क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्रैक आ चुके हैं, हवा जा रही है, पानी दिया, ग्रोथ आ गई। ये चीज़ होना चाहिए। तो मिट्टी में क्रैक आना ज़रूरी है।
और अगर आप रेगुलरली पानी दे रहे हो और मिट्टी में क्रैक नहीं आ रहे हैं तो हर 20-25 दिन में एक झटका दे दो, 3-4 दिन बिल्कुल पानी मत दो, मिट्टी में क्रैक आएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, फिर कंटिन्यू पानी कर दो। तो लो साहब हवा की व्यवस्था कर दी, इतना सा साइंस है केवल। तो ये 3 चीज़ें आपको चेक करना, भोजन, हवा और पानी। और अगर ये सब कुछ सही है और फिर भी अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, फिर भी फसल पैदा नहीं हो रही है, तो फिर एक और कारण हो सकता है, और वो कारण ये हो सकता है कि उसको बुखार चढ़ा होगा। अगर मान के चलो आपको फॉर एग्जाम्पल खड्डा खोदने की आदत है या आपके पास कला है, हमने आपको खिला पिला दिया, अच्छा गेहती फावड़ा दे दिया, पर फिर भी आप बैठे हो खड्डा ही नहीं खोद रहे, तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि हम बीमार हो, हमारी हिम्मत ना पड़ रही हो, है कि नहीं है? यही कारण हो सकता है ना। तो फिर इसके बाद मिट्टी को ये चेक करना कि मिट्टी को फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। तो बुखार चेक करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम पीएच चेक करना। मिट्टी का पीएच अगर अनबैलेंस हुआ, असंतुलित हुआ, तो पौधे को कितना ही भोजन दे दो, कितना ही पानी दे दो, कितना ही खाद दे दो, कितना ही अच्छी मिट्टी में लगा दो, तो भी फसल नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी भोजन ग्रहण करने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीएच उसका गड़बड़ है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को आप केला खिलाओ जी, काजू खिलाओ जी, किशमिश खिलाओ, बादाम खिलाओ, क्या फर्क पड़ रहा? पहले तो उसका बुखार ठीक कर दो, सूखा चना भी खिला दोगे तो भी वो अच्छे से काम करेगा, सही है कि नहीं? तो पहले बुखार ठीक करना जो अंदर है। तो हमको मिट्टी का पीएच चेक करना, तो चारों कॉर्नर से आप 200 ग्राम मिट्टी उठाओ, 1 इंच मिट्टी हटाओ, और नीचे की 2-3 इंच तक की मिट्टी खोद के और 200 ग्राम इकट्ठी करो, सबको मिक्स करो, उसके 4 पार्ट बना दो, एक पार्ट को एक कटोरे में डालो और डिस्टिल पानी लेके आओ बाजार से, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, या तो बैटरी का पानी जो होता है ना, वो पानी चाहिए जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है। अगर पीएच वैल्यू कम ज्यादा वाला लिया ना तो वो गड़बड़ होएगा। तो हमको 0 पीएच वाला पानी चाहिए, वो पानी हमने मिट्टी में मिला दिया और इतना उसको गाढ़ा कर दो जितना हमने आज सुबह दलिया किया था, ठीक है? और उसमें ले जाके फिर पीएच पेपर को डिप कर दिया। डिप करने के बाद 10 सेकेंड 15 सेकेंड उसमें डिप रहने दो और निकाल के उसको हवा में सूखने दो। सूखने के बाद उसका कलर आ जाएगा पेपर का, और वो कलर पीएच पेपर के सामने में जो कलर दिए होंगे उससे आप उसको मैच कर लो। तो कलर के सामने पीएच पेपर पे नंबर दिए रहते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना आ रहा है। तो अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है तब तो सही है, और अगर ये कम है या ज्यादा है तो फिर बुखार चढ़ा है। तो अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन है, मतलब एल्कलाइन बुखार चढ़ा है, समझ लो, है ना? मतलब मिट्टी का नेचर क्षारीयता पे है। तो उसको ठीक करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग करो, या तो फिर नींबू के रस का इस्तेमाल करो, क्योंकि गौमूत्र और नींबू के रस में एसिडिटी होती है। तो क्षारीयता तभी कंट्रोल हो सकती है जब एसिडिटी मिट्टी में जाएगी, ठीक है? तो अभी क्या करना, 6.5 से 7.5 तो ठीक है, 7.5 से 8 नंबर आया, तो 8 नंबर पे आपको क्या करना, 100 लीटर देसी गाय का ताजा मूत्र या पुराना मूत्र पानी के साथ में मिला के खेत में देना, तो उसका पीएच ठीक हो जाएगा, 100 लीटर। और अगर मान के चलो ये 8 नंबर से 8.5 नंबर हो गया तो 200 लीटर मिलाना, और अगर ये 9 हो गया तो 300 लीटर मिलाना, ऐसे करके आप ये कर सकते हो, तो इसका पीएच वैल्यू ठीक हो जाएगा। एक काम आपको करना, अगर पीएच कम है मतलब एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक नेचर में फिर आपको रॉक फॉस्फेट पाउडर या तो जिप्सम पाउडर या तो चूने का पाउडर का इस्तेमाल करना। तो कितना, अगर ये 6.5 से 6 आ गया तो 250 किलो या तो चूना पाउडर डालो खेत में, या तो अपना जिप्सम पाउडर डालो, या तो फिर रॉक फॉस्फेट पाउडर डालो। इन 3 में से कोई भी एक डालो तो पीएच मेंटेन हो जाएगा। और अगर ये आधा नंबर और कम हुआ तो 250 और बढ़ा दो, और अगर आधा नंबर कम हुआ तो और 250 बढ़ा दो। ऐसे करके जितना पीएच कम उतना 250 बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम पीएच वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं अपनी मिट्टी की, ठीक है कि नहीं? अब पीएच वैल्यू मेंटेन कर ली मान के चलो, तो अब हमने सब कुछ चेक कर लिया, अब सब कुछ ठीक है, पीएच ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब थोड़ा सॉइल की हेल्थ को बढ़ाना, जैसे अगर कोई फसल नहीं आ रही थी, हमने पीएच चेक किया तो पीएच गड़बड़ था, तो हमने उसको ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब उसको थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। जैसे कोई आदमी को मलेरिया हो जाता है, ठीक है, मलेरिया ठीक हो गया लेकिन शरीर कमजोर हो गया, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाई पिलाई करते हैं, थोड़ा फल बल खिलाते हैं, थोड़ा ठीक है
खीर वीर खिला देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाए। तो ऐसे ही मिट्टी के लिए भी जल्दी रिकवरिंग के लिए हमको सन, ढैंचा, उड़द या मूंग जैसी फसलों को बोकर 40 दिन बाद खेत में ही उसको वापस जोत देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मिट्टी का जो हेल्थ है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाता है। अगर जहाँ पर रॉकी सॉइल है, कुछ लोगों का सवाल था, जहाँ पर एकदम मुरम वाली मिट्टी है, पठार टाइप की मिट्टी है, अगर वो मिट्टी में अगर आप इस तरह का काम लगातार 2-3 साल कर लिए तो वो मिट्टी बहुत बढ़िया बन जाएगी और उसमें हर तरह की भी फसल आप उगा सकते हैं अच्छे से। कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी और सभी तरह की फसलें भी उसमें होने लग जाएंगी। तो क्या करना, सन, ढैंचा, उड़द या मूंग में से कोई भी एक फसल को बोकर 40 दिन बाद खेत में वापस उसमें रोटावेटर चला दो, मिक्स कर दो। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कार्बन वैल्यू बढ़ेगा, उसकी हेल्थ एकदम से इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको सॉइल के हेल्थ के बारे में बता दिया। हाँ, मिश्रित बो देंगे सबको, तो नीचे रह जाएगा तो वो दब जाएगा, तो वो मूंग और उड़द एक साथ बो सकते हैं। हाँ, मूंग और उड़द, मूंग उड़द को भले ही बो दो आप एक साथ, पर एक ही एक बो ना, क्यों मूंग और उड़द दो काम करो, है कि नहीं है? पर जरूरत नहीं है, सिंगल एक से भी बोने से काम चलेगा। ठीक है, सन फसल होता है। हाँ? सन सन जो जूट की रस्सी बनती है ना, जिससे वो अच्छा, उसको अच्छा, सन बोलते सन, हैं, सन, सन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ऐसे उड़द, मूंग, सन, ढैंचा, इनमें से कोई भी एक क्रॉप। ढैंचा या सन ये कितना क्वांटिटी में एक एकड़ में लगे? ढैंचा 20 किलो बोना चाहिए, सन जो है ना 40 किलो बोना चाहिए, उड़द मूंग 20 किलो बोना चाहिए। अच्छा, तो तीन चीजें 20 किलो और एक सन की क्रॉप 40 किलो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक तो कल आपको लेयर फार्मिंग और फार्मिंग के साथ